हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज मैं एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम? नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। ओके, सो व्हाट इज अ नॉर्मलाइजेशन? अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे डिफाइन करना हो कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट आवर बैड डिजाइन। ठीक है, हमारी जो डेटाबेस की जो डिजाइन है, ओके, वी कन्वर्ट आवर बैड डिजाइन इनटू अ गुड डिजाइन। ठीक है, वी कन्वर्ट आवर बैड डिजाइन इनटू अ गुड डिजाइन। एक बैड डिजाइन को कन्वर्ट करना, इसमें गुड डिजाइन में, एक एफिशिएंट डिजाइन में, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स अगर मैं इसमें ऐड करूं तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? इन अनदर वर्ड्स, we convert, ठीक है, if we convert a bad relational schema, if we convert a bad relational schema into a good relational schema, then this process is called as the normalization। क्या कहेंगे फ्रेंड्स इसको हम? नॉर्मलाइजेशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कर तो देंगे कन्वर्ट, बट वो कैसे करेंगे? ठीक है, हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक बैड रिलेशनल स्कीमा को गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट कर देंगे? ठीक है, तो ऐसा हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जवाब क्या है? वी अप्लाई सम क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट? वी अप्लाई सम क्वालिटी क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कुछ क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे हम इसके ऊपर। ओके, इन क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? एक बैड रिलेशनल स्कीमा को गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आई कॉल दिस क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, आई कॉल दिस क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस इनटू अ नॉर्मल फॉर्म्स। क्या कहूंगा मैं इसको? नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, इन क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस को मैं क्या कहूंगा फ्रेंड्स? नॉर्मल फॉर्म्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स आई कन्वर्ट अ बैड रिलेशनल स्कीमा इनटू द अ गुड रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, देयर आर द टाइप्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम कहेंगे 1NF, देन 2 नॉर्मल फॉर्म 2NF, 3 नॉर्मल फॉर्म 3NF, then BCNF, voice coded normal form। ठीक है, then 4NF and 5NF। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं क्या करूंगा? डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करूंगा और एक बैड रिलेशनल स्कीमा को गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करूंगा। और आई कैन से दिस इज दी अ क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या है? क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा? देखिए, बेसिकली जैसे कि आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके ग्रेड्स होते हैं, लाइक सी प्लस, ठीक है, उसके बाद में बी और बी प्लस, देन ए, और ए प्लस सबसे हायर ग्रेड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ पर भी मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए एक रिलेशनल स्कीमा पे आपने एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लगाया, ठीक है, फिर सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, ऐसे ही क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो क्वालिटी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्या होगा फ्रेंड्स? वो क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस सारे ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो इसको मैं कह सकता हूँ, लेट्स से ये जो है यहाँ पर, लेट्स से ये दिस वन इज अ ए प्लस ग्रेड, दिस वन इज अ ए ग्रेड, दिस वन इज अ बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और सी प्लस ग्रेड और सी ग्रेड। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेड्स जैसे कि बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस भी जो हमारे रिलेशनल स्कीमा में है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो दीज आर सम क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस, और आई कैन से अ नॉर्मल फॉर्म्स। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल फॉर्म्स। विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स हम क्या कर सकते हैं? एक बैड रिलेशनल स्कीमा को गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के ऊपर
ठीक है, ये जो जितने भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, BCNF, 4NF, 5NF, इन सब के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चार जो है फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हालांकि कहीं पूछेंगे नहीं आपसे, सेकंड, थर्ड और BCNF मोस्टली जो है एग्जाम में यही आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और फोर्थ NF और फिफ्थ NF पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो फर्स्ट NF, सेकेंड NF, 3NF और BCNF, इसको ये जो नॉर्मल फॉर्म्स है इनको हम कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, लाइक x टेंड्स टू y। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी जस्ट आपको ये समझना है कि 1NF, 2NF, 3NF और BCNF को हम क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर। 4NF को हम कहेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, और आई कैन से x डबल टेंस टू y। ठीक है, और जो फिफ्थ NF है फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे जॉइंट डिपेंडेंसी। क्या कहेंगे, जॉइंट डिपेंडेंसी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिंगल वैल्यूड है, कौन सी मल्टी वैल्यूड है, कौन सी जॉइंट डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो आप देखें, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है कुछ क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट और ये अराइज होता है कि व्हाई वी नीड दी नॉर्मलाइजेशन, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो आंसर है वो ये है कि हमें बैड रिलेशनल स्कीमा में को गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बैड रिलेशनल स्कीमा में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से वो बैड रिलेशनल स्कीमा है, और उसको रिमूव करके हमें एक गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो वो हम समझते हैं कि व्हाई वी नीड अ नॉर्मलाइजेशन, और आई कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड अ बैड रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे बैड डिजाइन इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारा डेटा जो है या जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, उसकी जो डिजाइन है वो बैड डिजाइन होती है। ठीक है, इट्स अ बैड रिलेशनल स्कीमा। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है उनको पता लगाना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द सम बैड फैक्टर्स इन आवर डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, और उसी को ही रिमूव करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो कौन से बैड फैक्टर्स हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, जो बैड इंडिकेटर्स हैं, ओके, वो क्या है, सबसे पहला आपके सामने है, इट्स अ रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है ये। ठीक है, और इस एम्प्लॉय नाम की टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, और इसमें कुछ ये रोज हैं, जरूरी नहीं दो है, कुछ और भी यहाँ पे रोज हो सकती है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखें, ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनका नाम है, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी है, और ये सारे जो एम्प्लॉयज हैं रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो तो रिसर्च की तो सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, एक एनालिसिस डिपार्टमेंट हो गया, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो उस हर एक डिपार्टमेंट की आईडी तो सेम होगी। और ये जो डिपार्टमेंट है ये दिल्ली लोकेशन में प्लेस है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अभी तो 2 ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे ये जो डेटा है पूरा 100 बार जो है रिपीट होता, क्योंकि वो सारे जो एम्प्लॉय है रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये जो डेटा है फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्या है, हमारे लिए रिडंडेंट डेटा है। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड दिस, हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। तो इसका तरीका क्या है, डीकम्पोजिशन। क्या तरीका है, डीकम्पोजिशन। नॉर्मलाइजेशन को आप दूसरे अगर वर्ड्स पे डिफाइन करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, इट्स अ डीकम्पोजिशन प्रोसेस। इट इज अ डीकम्पोजिशन
प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस टेबल को मैं डीकम्पोज कर दूंगा 2 टेबल्स में, ठीक है। 2 टेबल्स में मैं क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, इसको डीकम्पोज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल होगी एम्प्लॉय आईडी, देन नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है। और दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट मुझे कॉमन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसी क्वेरी फायर करनी है तो मुझे ज्वाइनिंग के लिए एक टेबल मुझे जो है एक एट्रीब्यूट मुझे कॉमन रखना पड़ेगा। तो वो मैं रख लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो एक ये टेबल हो गई हमारी, ठीक है, और एक ये टेबल हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, ओके, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है। ये 2 टेबल में क्या किया, इस टेबल को मैंने डीकम्पोज कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल उस एम्प्लॉय की क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी ही आएगी, ओके। 2 एम्प्लॉय हैं, उनकी डिपार्टमेंट आईडी आएगी, लेकिन पूरा डेटा तो कम से कम क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, पूरा डेटा रिपीट नहीं होगा। अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से 12 है, ये इसका डिपार्टमेंट जो है रिसर्च है और दिल्ली क्या है, लोकेशन है, ठीक है। तो ये अब एक बार ही इस टेबल में आएगा, मल्टीपल टाइम्स इस टेबल में नहीं आएगा। आप डिपार्टमेंट आईडी से क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय का जो है रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ दीज 2 टेबल्स। तो हमने क्या किया कि ये जो मल्टीपल जो रिडंडेंट डेटा जो बार-बार जो रिपीट हो रहा था, उसको हमने क्या किया, रिपीट होने से उसको अवॉइड किया है। कैसे अवॉइड किया है? टेबल को हमने क्या कर दिया, डीकंपोज़ कर दिया। टेबल को क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमने डीकंपोज़ कर दिया। डीकंपोजिशन इज़ द अनदर नेम ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही है कि फ्रेंड्स आप टेबल को क्या कर रहे हैं, डीकंपोज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बैड डिजाइन इंडिकेटर्स में रिडंडेंट डेटा। हमारी टेबल में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जो डेटाबेस की टेबल हम बना रहे हैं उसमें रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेबल में रिडंडेंट डेटा है तो वो एक डेटाबेस की एफिशिएंट डिजाइन नहीं है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है बैड डिजाइन में, वो है अपडेशन एनोमली। फ्रेंड्स यहाँ पे एनोमली का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। एनोमली का मतलब क्या है, प्रॉब्लम। देयर इज सम प्रॉब्लम इन द अपडेशन, ठीक है। किसमें, अपडेशन में कोई प्रॉब्लम होना, ओके। कैसे, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉय टेबल है और इस एम्प्लॉय टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं, ईमेल आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, ऑफिस सेल, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन, ओके। और ये कुछ रोज हैं जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए अपडेशन जो एनोमली है वो किस तरह से अकर होती है। मान लीजिए जो कंपनी है उसने एक नया जो है डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है और अभी इस नए डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। मुंबई में लोकेशन है उसकी और जो भी बिल्डिंग वगैरह है वो सब बना के रख दिया है, ओके। और अभी लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, हायरिंग करनी है, ओके। तो अगर उस डिपार्टमेंट की लेट्स से वो डिपार्टमेंट जो है उसकी डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से 13 है, ओके। डिपार्टमेंट नेम मान लीजिए कुछ टेस्टिंग है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम क्या है, टेस्टिंग है और इस डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, मुंबई। लेकिन इस डिपार्टमेंट में अभी कोई भी जो है मैनेजर नहीं है, ठीक है। ऑफिस नंबर नहीं है इस डिपार्टमेंट का तो नल आ जाएगा। ईमेल भी कोई एम्प्लॉय नहीं है तो नल नल आ जाएगा। अब कोई एम्प्लॉय नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, तो यहाँ भी नल आ जाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट हमने बना दिया है, लेकिन अभी कोई उसमें एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर? हमने जो एग्जिस्टिंग टेबल थी उसमें क्या किया, अपडेशन कर दिया अपडेशन। लेकिन आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी। और जैसे ही ये जो रो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है नहीं, तो यहाँ मुझे एम्प्लॉय आईडी में क्या रखना पड़ेगा, नल रखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है। अब जब प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है तो ये जो नया डिपार्टमेंट है इस टेबल में मैं ऐड भी नहीं कर सकता,
तो नया डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, जो टेस्टिंग जो डिपार्टमेंट है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस टेबल में एंट्री ही नहीं कर सकता, तो फिर मतलब क्या? क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे। इस टेबल को फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम डिकम्पोज करेंगे 2 टेबल्स में। ओके? इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है इसको हम कहते हैं अपडेशन एनोमली। एनोमली प्रॉब्लम, ठीक है? जब अपडेट करने पर कुछ डेटाबेस में प्रॉब्लम आए तो उसको हम क्या कहेंगे, अपडेशन एनोमली। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टेबल को जो है डिकम्पोज कर देंगे हम 2 टेबल्स में, जिसमें एक में होगा एम्प्लॉयी आईडी, ठीक है? नेम, ईमेल आईडी, ठीक है? ऑफिस सेल, ठीक है? ऑफिस का जो नंबर है, मैनेजर आईडी, ठीक है? और डिपार्टमेंट आईडी। एक एट्रीब्यूट जो है हमें कॉमन रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हो गई एक टेबल, ठीक है? ये हो गई एक टेबल, और ये होगी आपकी दूसरी टेबल, जिसमें होगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है? डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है? ये 2 टेबल में हमने क्या किया, इस एम्प्लॉयी टेबल को डिकम्पोज कर दिया। अब जो नया डिपार्टमेंट है वो आप इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस वाली टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है प्राइमरी की बन जाएगा, इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी जो है प्राइमरी की बन जाएगा। तो 12 डिपार्टमेंट नेम इज रिसर्च, ठीक है? एंड डिपार्टमेंट लोकेशन इज दिल्ली, ठीक है? और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग, इसकी डिपार्टमेंट आईडी है 13, दिस इज द टेस्टिंग, और लोकेशन क्या हो गई, मुंबई, ठीक है? तो ये हमारी टेबल में क्या कर दिया हमने, उसमें डेटा की जो नया जो डिपार्टमेंट है इसकी एंट्री कर दी, और रेस्ट तो यहाँ पे है ही है, ठीक है? तो ये जो अपडेशन एनोमली है, एक कुछ इस तरह से हमारे डेटाबेस में आकर होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और एनोमलीज हैं, लाइक इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, ठीक है? उसकी वजह से भी जो है हमारे डेटाबेस की डिज़ाइन जो है वो एक बैड डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम इंसर्शन नहीं कर पाते हैं या डिलीशन नहीं कर पाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि इस टेबल में हम जो है नए डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम क्या है, ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो डिलीशन एनोमली और इंसर्शन एनोमली को भी हम देख लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि वो किस तरह से हमारे डेटाबेस को इफेक्ट करती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि अपडेशन एनोमली में कुछ हम अपडेट करेंगे टेबल में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल में एक डेटा हमने इंसर्ट किया और इंसर्शन की वजह से क्या हो गई, प्रॉब्लम अकर हो गई, ठीक है? तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज और हो सकती है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज द डिलीशन एनोमली। तो डिलीशन एनोमली के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वो कैसे अकर होती है। देखिए आप क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी टेबल है, ठीक है? अपडेशन एनोमली हमने देखा, अपडेशन एनोमली में भी कौन सी, इंसर्शन एनोमली, कोई टेबल को कोई डेटा हमने इंसर्ट किया, ठीक है? अपडेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा अभी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब व्हाट अबाउट द अपडेशन एनोमली। ओके, सो आप देखिए कि इस टेबल में डिलीशन एनोमली कैसे अकर होगी। मान लीजिए कि जो एक बंदा है, राम, ठीक है? इसमें एम्प्लॉय टेबल में वो जॉब छोड़ रहा है अपनी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इसका जो रिकॉर्ड है राम का एम्प्लॉय टेबल में से, वो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद में भी जो मोहन है उसने भी जो है एम्प्लॉय, जो मोहन है उसने भी क्या कर दिया, जॉब छोड़ दी है। तो दोनों जो एम्प्लॉय हैं, इन दोनों ने क्या किया, कंपनी से जॉब छोड़ दी है। अब पूरी जो टेबल है एम्प्लॉय की, वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गई। क्या एम्प्लॉय की टेबल छोड़ने से वो डिपार्टमेंट भी वहां से हट चुका है क्या? नहीं, वो डिपार्टमेंट अभी वही है फ्रेंड्स। जो रिसर्च जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में ही है, कोई और दूसरा अगर कोई डिपार्टमेंट होगा तो वो भी वही है, लेकिन अभी एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है? एम्प्लॉय का डेटा डिलीट हो गया, उसके साथ-साथ में क्या हो गया, यहाँ से डिपार्टमेंट का डेटा भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट तो है, डिपार्टमेंट थोड़ी डिलीट हुआ है या वो हटा थोड़ी है। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन एनोमली। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डिलीशन एनोमली, ठीक है? डिलीशन एनोमली। डिलीशन करते टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन एनोमली। इंसर्शन एनोमली का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि इसमें जो रिकॉर्ड है फ्रेंड्स हमारा, ये इसमें कुछ हमने क्या किया, कुछ हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्शन की हेल्प से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अकर हो गई, ठीक है? वैसे इसको अपडेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है? बट अपडेट का एक मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ।
तो इंसर्शन एनोमली हमने देखा, डिलीशन एनोमली हमने देखा, दिस इज द इंसर्शन एनोमली। कोई रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो मुझे दो टेबल में उसको क्या करना पड़ा, डिकम्पोज करना पड़ा। अब देखिए अपडेशन एनोमली, ठीक है, अपडेशन कह दीजिए या मॉडिफिकेशन कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है, अपडेशन कह दीजिए या मॉडिफिकेशन कह दीजिए, एक ही बात है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अपडेशन एनोमली किस तरह से अकर हो सकती है। मान लीजिए कि जो डिपार्टमेंट है हमारा रिसर्च, जो डिपार्टमेंट है रिसर्च, पहले वो दिल्ली में था, बट अभी उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। अभी उसकी लोकेशन मान लीजिए हो गई है पुणे, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या हो गई है, पुणे हो गई है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए इस जो टेबल है उसमें 1000 रोज हैं, ठीक है, तो हमें सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब की जो जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सब की डिपार्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, हमें लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंट तरीका क्या है कि आप इसको टेबल को डीकंपोज कर लें। डीकंपोज करने के बाद में क्या होगा, एक टेबल बनेगी हमारी ये डिपार्टमेंट आईडी वाली। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक ही जगह यहां पर, एक ही जगह फ्रेंड्स अपडेट करना पड़ेगा यहां पर, ओनली दिस, ठीक है, कि रिसर्च डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है पहले दिल्ली थी, अब क्या बन गई है, पुणे। अब क्या बन गई है, पुणे बन गई है। एक ही जगह आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके, एक ही जगह आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो पूरी टेबल को आपको जो है जितने भी जहां जहां पर भी दिल्ली है वहां पे आपको पुणे करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये है अपडेशन एनोमली, okay, these are some indicators like deletion anomaly, insertion anomaly, updation or modification anomaly that is occur in the bad design relational schema। और इसी को ही हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिमूव करते हैं, ओके। सेकंड नेक्स्ट जो फ्रेंड्स बैड इंडिकेटर है दैट इज द नल वैल्यूज, ठीक है, क्या है, नल वैल्यूज, ओके। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये जानना है कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द नल, व्हाट इज द नल वैल्यूज, ठीक है। तो नल वैल्यूज कोई जीरो नहीं है या कोई माइनस में कोई वैल्यूज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नल को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज बेसिकली अ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कोई नॉट एप्लीकेबल वैल्यू है, ठीक है, अननोन वैल्यू है जिसका हमें नहीं पता है, और कोई मिसिंग वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों जो फैक्टर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द नल वैल्यू, इज टोटली अननोन, ठीक है, टोटली मिसिंग, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, कोई एप्लीकेबल नहीं है, कोई जीरो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज द नल वैल्यूज। बेसिकली डेटाबेस में इनकी एग्जिस्टिंग होना इट्स इंडिकेट अ बैड डिजाइन रिलेशनल स्कीमा। तो आप इस टेबल में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ऑफिस सेल है, ठीक है, ऐसे कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो मैनेजर है उनको ही ऑफिस का नंबर दे रखा है, जो जिसमें जो वर्कर्स काम कर रखे हैं उनको ऑफिस का नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इन सबकी एंट्रीज क्या होगी, यहाँ पर नल होगी, ऑब्वियस सी बात है, सबकी एंट्रीज यहाँ पर नल होगी। तो डेटाबेस में इन सारी एंट्रीज का नल होना, ठीक है, इट इंडिकेट्स अ बैड डिजाइन रिलेशनल स्कीमा, ओके। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस टेबल को भी क्या कर देना है, डीकम्पोज कर देना है। डीकम्पोज कैसे करेंगे, एक तो एम्प्लॉय आईडी आप क्योंकि एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, और दूसरा ले लेंगे आप ऑफिस सेल। क्या ले लेंगे आप, ऑफिस सेल, और इस टेबल को आप क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे, ठीक है। अब जिस एम्प्लॉय का, चाहे भले वो मैनेजर हो, चाहे भले वो ऑफिस वर्कर हो, कोई भी हो, जिस भी एम्प्लॉय का ऑफिस सेल होगा उसकी एम्प्लॉय आईडी और उसका ऑफिस जो भी सेल हो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पूरा जो एट्रीब्यूट है ये यहाँ इस टेबल से हट जाएगा। तो इस टेबल में जो ओरिजिनल टेबल है उसमें नल जो वैल्यूज है वो यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि नल वैल्यूज को अपने डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट जो बैड इंडिकेटर है वो है लॉसी डीकम्पोजिशन। क्या है, लॉसी डीकम्पोजिशन। लॉसी डीकम्पोजिशन फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जो है ये टेबल है, इसको दो टेबल में डीकम्पोज किया, और डीकम्पोज करने के बाद में आपने वापस क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल टेबल ही मिलेगी,
जरूरी नहीं आपको ओरिजिनल टेबल ही मिलेगी। उसमें क्या होगा, या तो आपका डेटा कुछ लॉस होगा, लॉसिंग सम टपल्स, कुछ टपल्स जो है वो लॉस हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी टपल्स होंगी जिसको हम क्या कहेंगे, स्पूरियस टपल्स, कुछ एक्स्ट्रा टपल्स। ठीक है, या तो कुछ टपल्स लॉस हो जाएंगी या फिर हमारे कुछ स्पूरियस टपल्स क्या हो जाएगी, वो गेन हो जाएंगी। सो गेनिंग सम स्पूरियस टपल्स, ये होगा। ये दो जो है अगर सिचुएशन अगर होगी किसमें, लॉसी डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है लॉसी डिकम्पोजिशन, एक है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ओके, अगर आपको कोई पूछे कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे मेन मकसद क्या है या सबसे मेन जो है वो क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एक तो 0% रिडंडेंसी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है, इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि 0% रिडंडेंसी। ठीक है, और दूसरा क्या है, लॉस लेस डिकम्पोजिशन, लॉस लेस डिकम्पोजिशन। लेकिन फ्रेंड्स एक बार बता दूं कि 0% रिडंडेंसी को अचीव करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डेटा को कुछ तो डेटा जो है वो रिडंडेंट होगा ही होगा हमारे डेटाबेस में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो डेटा रिडंडेंट हो, लेकिन कुछ जो है डेटा वो रिडंडेंट होगा ही होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि भाई डेटाबेस में जो है वो 0% रिडंडेंसी होनी चाहिए, मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर डेटा हमारा रिडंडेंट होगा तो क्या होगा कि उसमें एफिशिएंट डेटा वो नहीं होगा, लेकिन 0% रिडंडेंसी को अचीव करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरा, हमारा जो डेटा है डिकम्पोजिशन के बाद में उसको हम जॉइन करें तो कैसा होना चाहिए, लॉस लेस होना चाहिए, लेकिन वो अ, कई होता नहीं है, लॉसी डिकम्पोजिशन होता है। और लॉसी डिकम्पोजिशन में क्या होगा, या तो हम कुछ टपल्स जो है वो लॉस कर देंगे, या फिर कुछ टपल्स जो है स्पूरियस टपल्स, जो कि डेटाबेस में पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी लेकिन अब करती है, तो वो हमारे सामने क्या आ जाएगी, अकर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर सम बैड इंडिकेटर्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। क्लियर? आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।